रेमेडीज कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, डीपली नहीं, थोड़ा सा बता दूंगा। तो मैं आपको शेयर करता हूँ। उसके बाद आयु के लिए बात कर देते हैं, आयु कैसे डिसाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे बृहस्पति का गुरु का मंत्र है ये। एक वृषभम दर्शनीयनाम विश्वरूपमदभ्यम बृहस्पतिम वरेण्यम। 1 2 3 4 5 है, 5 वर्ड है, वर्ड्स गिनने हैं पहले। ये फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करती है, जितने वर्ड्स है मंत्र में वो उस हाउस को रिप्रेजेंट करती है, उस हाउस प्लस उसमें जितने अक्षर है, स्का है, तो अक्षर मतलब कंप्लीट लेटर होना चाहिए इसके, वो ऑफ लेटर नहीं लेते हम, तो पूरा लेना है। भ्या, BHY है भ्या, वाई 2 लेटर नहीं है, वो भ्या इज अ सिंगल लेटर। उसी हिसाब से अगर करते हैं तो इसमें आता है 21 लेटर्स। 21 लेटर्स माइनस ये 21, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भाव 12 है ना, 12 के अंदर भाव है, तो 21 माइनस 12 कर दिया तो 9th आता है, ये है डेस्टिनेशन। जो आपका भाव प्रॉब्लमेटिक है वो भाव, ये लेटर्स जितना है उसको रिप्रेजेंट करना है। और इन दोनों में से देवता स्थान निकालते हम। देवता स्थान कैसे आता है, ये 9 लेटर्स का जो आ गया 9 प्लस 9 माइनस ये जो नंबर ऑफ वर्ड्स 5, तो ये रिप्रेजेंट करती है 1। तो इस मंत्र से क्या होता है, ये गुरु मंत्र है, गुरु का कौन सा है, 9th, नेचुरल क्या है कि 9th का है, वो अधिपति है ना, तो ये देवता स्थान आ गया 1 का है, 9th डेस्टिनेशन है। गुरु का मंत्र डेस्टिनेशन किस पे करती है, 9th पे करती है डायरेक्ट, ये देखो, इसलिए ये मंत्र भी ऐसे ही फ्रेम किया हुआ है ना, गुरु का मंत्र 9th हाउस पे डेस्टिनेशन करती है। तो 9th हाउस अगर आपको वीक है, ये क्या करते हैं, 5th हाउस में 5 है ना, फर्स्ट 5th हाउस में जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको नलिफाई करके वहां से जो भी अच्छा एस्पेक्ट्स है तो वो ले लेती है, वो 9th हाउस पे और फर्स्ट से लेके इन दोनों को इस पे लगाती है, का मतलब जिस हाउस का प्रॉब्लमेटिक है वो डेस्टिनेशन नंबर में आना चाहिए। इसी हिसाब से किसी मंत्र को देते हैं। मृत्युंजय मंत्र लेटर्स का अगर देख लीजिए, इसमें है ना 7 है, 7 वर्ड्स है। और ये ध्यान रखना, कोई भी मंत्र का ना पहले ओम जुड़ाते हैं ना, जोड़ते हैं हम, वो ओम इसमें गिना नहीं जाता है, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको। तो ये ओम छोड़ के जितना भी है, नमः शिवाय अगर फॉर एग्जाम्पल है 5 लेटर है, नमः शिवाय 2 हो गया, 2 वर्ड्स हो गया, 5 लेटर हो गया, उसमें से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में 5 वर्ड 7 वर्ड्स है, लेटर्स 32 है, 32 मतलब 32 माइनस 12 ऐसे 12 का 12 के अंदर आना है ना, 12 12 निकाल दिया तो 24 8 हो गया। मृत्यु भाव का डेस्टिनी है ये, तो इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र करना है कि मृत्यु से और क्या है वो होने के लिए, एस्केप होने के लिए। तो ये कहाँ से आता है, देवता स्थान है, 9 हो गया, ये 9 कैसे आ गया, 8 प्लस 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 आएगा ना, 8 यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 8 प्लस 8 माइनस 7, तो कितना हो जाता है 9। तो देवता स्थान है इसका 9th है, तो 9 और 7th इसमें जो भी है, 7th में जो भी 7th मार्क स्थान है, ये देखो यहाँ पे भी है ना मार्क स्थान, यहाँ पे भी जितना भी डिस्टर्बेंसेस है आपका कुंडली में उसको काट के वहां से इफेक्ट्स 9th में जितना भी आपका अच्छा इफेक्ट्स है वो ये दोनों को मिलाकर नलिफाई करके प्रॉब्लम्स सारे इसको इसके ऊपर इसमें से जो है 7 और 9 में से एक्सट्रैक्ट करके शुभ कारक सारे 8 पे वो लगाती है। तो ये इसी हिसाब से आपको मंत्र चूज करना है, किसी का करना है। और कुछ मंत्र ऐसा होता है बहुत पावरफुल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो पंचादशी मंत्र,
पंचादशी मंत्र पता है किसी को? श्री विद्योपासन में आ जाता है ये। पंचादशी मंत्र 15 लेटर हो गया। और इसमें कितना है? कये इला हरिम हसका हला हरिम सकला हरिम, 3 है लेटर्स। वर्ड्स 3 हो गया, लेटर्स 3 हो गए, 15 हो गया। लेटर्स 15 हो गए तो पंचादशी 15, 15 माइनस 12 निकाल दे तो 3। वर्ड्स भी थर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लेटर्स भी थर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। देवता स्थान, देवता स्थान कैसे होगा ये? 3 + 3 - 3 क्या हो गया? 3 हो गया। 3 + 3 - 3, 3 - 3, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 बचा है। तो ये पूरा पावरफुल कहां पे जा रही है? एक ही हाउस पे लग गई। तो ये थोड़ा सा है ना, ऐसा मंत्र जो है बहुत ही पावरफुल हो जाता है। ये मंत्र क्या है सर? मंत्र तो बताइए ये। अच्छा, आपका भाव कौन सा? ये पंचादशी मंत्र कये इला हरिम हसका हला हरिम सकला हरिम। तो ये आप नेट पे डालोगे ना तो आ जाएगा श्री विद्या मंत्र। मैं अगर फॉर एग्जांपल कर दिया वो ओम, तो साइड कर दो आप, नमः शिवाय 2 लेटर हो गया, नमः शिवाय एक ही लगे, 2 लेटर हो गया। 2 तो नमः लीटर। शिवाय में 5 है, तो 5 + 5 - 2 इक्वल टू नहीं डाला, इक्वल टू, ये तो 8वीं हो गया। डेस्टिनी 5th का है। तो आपको ओम नमः शिवाय क्या है? परिवार को बढ़ाने में यूज हो जाती है। आपका पुत्र, आपका मतलब फैमिली को, प्रोगणी, तो फैमिली को बढ़ाने के लिए नमः शिवाय मंत्र यूज हो जाता है। दो में दो भी एक कौन सा रिलेटेड है? फैमिली का रिलेटेड है। ये देखो, ये संतान रिलेटेड है 5। तो ये लंबा चलना है तो मृत्यु को रोकना है। मृत्यु भाव 8 है, देखा नमः शिवाय का ये तात्पर्य है। 8 को मृत्यु को रोके, आपको पुरोगे नहीं, आपका परिवार, आपका संतान को वृद्धि करने के लिए नमः शिवाय मंत्र है। आयु का थोड़ा सा बता देता हूं मैं। लॉन्गेविटी, ये पराशर जी ने, किसी का भी कुंडली अगर लेख लिया आपने, पराशर जी ने क्या कहा कि 3 ग्रुप्स डिवाइड किया। ग्रुप 1 में लग्नेश और अष्टमाधिपति, लग्नाधिपति अष्टमाधिपति, इन दोनों को पकड़ना है। ग्रुप 2 में लग्न और चंद्र स्थित स्थान, लग्न कौन सा स्थान में है, कौन सा राशि में है, चंद्र कौन सा राशि में है। तीसरा ग्रुप है लग्न कौन सा राशि में है और लग्न कौन सा राशि में है। ये 3 ग्रुप पकड़ के, तो अगर दोनों लग्नाधिपति अष्टमाधिपति दोनों स्थिर राशि में है तो वो अल्पायु है। सिर्फ यहां तक पढ़ लिया आपने कि बस अल्पायु में हूं, चिंता नहीं करना है, और भी पूरा मैंने जो बताया वो देख लो। ये एक पॉइंट है। दूसरा है लग्न जिस स्थान इसमें है और चंद्र कौन सा इसमें है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमने बात कर दिया, ये लग्नेश, इसका मेर्क्यूरी बुध यहाँ पे है, कहाँ पे है? सेकंड में है। ये स्थिर राशि है या चर राशि है? सेकंड तो चर स्थिर दुस्वभाव, तो सेकंड तो आपको स्थिर राशि हो गया। और अष्टमाधिपति, अष्टमाधिपति कौन है? ये एक का अष्टमाधिपति मतलब मंगल, मंगल कहाँ पे है? ये भी स्थिर में है, ये भी यहीं पे है, दोनों स्थिर में है, तो अल्पायु है। का मतलब 32 के अंदर ये लेडी मर जाएगी, मगर वो मरी नहीं है, 40 साल के ऊपर अभी भी चल रही है। ठीक है, तो वो नहीं, एक पॉइंट नहीं है ये। तो ऐसे आपने एक चर में एक दिशोभाव में है, वो भी अल्पायु है। और मध्यायु मतलब दोनों दिस्वभाव में है, दोनों एक चर राशि में एक स्थिर राशि में है तो मध्यायु है। पूर्णायु है, एक स्थिर में एक दिस्वभाव में है तो पूर्णायु है। तो ये तीनों ग्रुप्स को निकालनी है आपको। तो एक अल्पायु आया, एक मध्यायु आया, एक मध्यायु आया। अगर कोई भी दो इसमें से किसी का भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दो इसमें से 2 या 3 अल्पायु बताती है तो वो अल्पायु कंडिपा 100% अल्पायु। अगर ये दो, इनमें से 2 या 3 मध्यायु बताती है तो मध्यायु, इनमें से 2 या 3 पूर्णायु बताती है तो पूर्णायु। अगर तीनों अलग अलग बताती हो तो आपको क्या करना है? यहाँ पे तीसरा द्वारा इंगित, ये ग्रुप 3 द्वारा
अगर तीनों समूह जीवन काल को इंगित करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट करता है, तो आपको ग्रुप 3 को कंसिडर करना है। ये जो बताती है वो ये आपका। अगर इनको और एक कंडीशन क्या बता रहे हैं, तीनों अलग अलग दिखाती है, मगर चंद्र आके आपको इसमें है, लग्न या सातवें घर में है, लग्न या सातवें घर में चंद्र होता है, तीनों अलग अलग बताती है, तो आपको ग्रुप 2 को पकड़ना है। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा मैंने। तो इसी हिसाब से आयु आपको एक बार देख लेना। तो जल्दबाजी से ये देख के ही अल्पायु मत बोलना। तो ये तीनों निकाल के आपको आयु पता चलती है। ये एक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन आता है, लग्न तो पता चल गया आपको। और लगना क्या है? और लगना क्या होता है कि आवर का हिसाब से करते हैं। और लगना का कैसे निकालते हैं? जन्म समय फॉर एग्जांपल 10 बजे मान लो, सूर्योदय उस दिन हुआ 6 बजे, तो दोनों का अंतर कितना है? 4 घंटे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 4 को घंटे को राशि में ले लेते हैं। 4 को 4 राशि का मतलब 120 डिग्रीज हो गया, का मतलब फोर्थ कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, फोर्थ कंप्लीट हो गया। कहाँ पे आ गया? कर्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद डिग्रीज कितना? 0 डिग्री। ये तो डिग्रीज मैंने ऐसे 0 डाल दिया, तो कितना भी डिग्रीज आता है कि ये आ जाएगा आपको किस में आ जाएगा? पंचमी में आ जाएगा। पंचमी मतलब सिंह राशि में आ जाएगा। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे वो देखना है। मिनट्स को क्या करना है? मिनट्स जितना भी यहाँ पे लिखा है ये भूलना नहीं है। मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट, घंटे हो जाएंगे राशि और मिनट्स हो जाएंगे डिग्रीज, मगर मिनट्स डिवाइडेड बाई 2 करना है। वो कर दिया तो आपको एरिया आ जाएगी, लॉन्गिट्यूड आ जाएगी। लॉन्गिट्यूड ये यहाँ पे अप्लाई करोगे, लग्न का लॉन्गिट्यूड। और ये जो आ गया ये और लग्न का आया। इसमें ये आ गया तो इसको क्या बोलते हैं? इष्टकाल बोलते हैं। और भी है ये और लग्न के लिए इष्टकाल बोलते हैं इसको। इस इष्टकाल को इफ द लग्न इज इवन, लग्न अगर सरी है, सम है, ये इनका यहाँ पे है, इनका लग्न क्या है? 6 का इवन नंबर है। अगर इवन है ये इष्टकाल उसको ऐड करना है, लग्न को ऐड द इष्टकाल टू लग्न, लग्न को ऐड करना है। या ऑड है, लग्न में ऑड नंबर है वहां पे, तो इष्टकाल को सन का लैंगिट्यूड को ऐड करना है, तब आएगा होर लगना। ये तो क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसी हिसाब से आप किसी का भी आयु निर्धारण कर सकते हो। ये एक मेथड है। और सेम यहाँ पे ग्रुप्स जो है, ये ग्रुप्स को ये पता है मंत्रेश्वर फलदीप का, मंत्रेश्वर, उन्होंने ग्रुप्स को अलग तरीका से डिवाइड किया। यहाँ पे मंत्रेश्वर लिखा मैंने। तो उन्होंने क्या किया? ग्रुप 1 को लग्न दृक्कोण राशि चंद्र स्थित राशि, लग्न स्थित नवांश राशि चंद्र स्थित राशि, लग्न स्थित द्वादशांश राशि अष्टमाधिपति, ये ग्रुप्स है। मगर कंडीशन सारे वो ऊपर का है, ग्रुप चेंज हुआ। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे इसमें से आ जाएगा। सर लगन बुरा क्या होता है? क्या सिग्निफिकेंस हुआ इसका? क्या है आपने और लग्न बताया का? ना, बुरा लगन का क्या सिग्निफिकेंस क्या है? और लग्न किस राशि में पड़ा है? अच्छा। लग्न किस राशि में पड़ा है? वो स्थिर राशि है या चर राशि है? और लग्न स्थिर राशि है, चर राशि है या द्विस्वभाव है? इसी पे ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे दोनों स्थिर राशि में है, एक चर राशि द्विराशि में है। और लग्न यहाँ पे स्थिर में है, ये भी और लग्न स्थिर में है, लग्न भी स्थिर में है, तो दोनों स्थिर में है तो अल्पायु। अच्छा, यहाँ पे सिग्निफिकेंस है ये और लग्न का। ठीक है सर। ठीक है जी। अब आते हैं पूर्णायु और मध्यायु अल्पायु का कंडीशंस बता रहे थे। पूर्णायु मतलब सारे बेनिफिट्स, यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह जो कॉमन पॉइंट्स के लिए करते हैं कि तो नेचुरल बेनिफिट्स, नेचुरल बेनिफिट्स लेना है, सहज शत्रु, सहज मित्र, तो उनको लेके है ना। ऑल बेनिफिट्स इन केंद्र, केंद्र में हो जाता है 1 4 7 10 में केंद्र में हो जाता है, तो पूर्णायु आएगा। और कंडीशंस क्या बता रहे? अष्टमाधिपति और सारे शत्रु, तो अपोक्लिमा, अपोक्लिमा पनफरा, तो हमने फर्स्ट क्लास में बात किए थे, याद है? कैडेंट्स एंड सक्सिनेंट्स, चंद्रप्रकाश जी, 1 4 7 केंद्रास है,
उसके बाद का 2 5 8 11 सक्सीडेंट है ना। नेक्स्ट वाला सक्सीडिंग, तो नेक्स्ट वाला उसको पनफरा बोलते हैं। उसके बाद थर्ड से केंद्रास, फर्स्ट से केंद्रास है, केंद्र में हो जाता है। सेकंड से केंद्रा है पनफरा, थर्ड से केंद्रा है आपको अपोक्लिमा। तो ये 12 कंप्लीट हो गया ना, क्लियर हो गया। वहां पे 3 ही होता है, केंद्रा, पनफरा, अपोक्लिमा। ये एथ लॉर्ड मेलिफिक्स सारे अपोक्लिमास में हो जाता है तो पूर्णायु है, सारे मेलिफिक्स है। और सारे बेनिफिक्स अपोक्लिमास में हो गए तो अल्पायु हो जाता है, ऑल बेनिफिक्स इन अपोक्लिमा, तो अल्पायु हो जाता है। तो ये कंडीशंस है। स्ट्रांग लग्न लॉर्ड, लग्नाधिपति, बेनिफिक्स, मित्र केंद्र में है, मेलिफिक्स 367, 367 तो वो दुष्ट स्थानास, दुष्टानास में मेल शत्रु है, और केंद्रास में बेनिफिक्स है तो पूर्णायु। तो ऐसी मध्यायु का है ये लॉन्ग, ये सारे कंडीशन है। एथ लॉर्ड इन ऑल मेलिफिक्स इन पनफरास में रहता है तो मध्यायु है। स्ट्रॉन्गर लग्ना एथ इन पनफरा, ये मध्यायु आ जाएगा। लग्न बलवंत क्या बाहुबल हो के तो एथ लॉर्ड अष्टमाधिपति पनफरा में होता है तो मध्यायु हो गया। ऐसे ऑल बेनिफिक्स अपोक्लिमास में आ जाता है तो अल्पायु। एथ लॉर्ड एंड बेनिफिक्स इन केंद्रस में अल्पायु। ये कंडीशंस है। वीक लग्ना लॉर्ड, लग्नेश वीक है और 6 8 12 में रहता है, तो किसी का भी बेरफ टफ एस्पेक्ट, किसी का भी का मतलब शुभ ग्रह का एस्पेक्ट उसके दृष्टि नहीं है, तब अल्पायु हो जाता है। मतलब बेसिकली क्या है, वही है कि आपका आयु स्थान का तो सपोर्ट ज्यादा मिलता है तो वो है। मगर एग्जैक्टली आपको एरिया से बताने के लिए आप अल्पायु, मध्यायु, वो पूर्णायु या दीर्घायु हम बोल सकते हैं। तो मगर ये आयु तो अल्पायु बता दिया बिलो 32, तो कब होता है? अगर 12 अरेस्ट है तो 12 के अंदर वहाँ पे कंडीशंस बताया गया है, उसी हिसाब से 4 में, 8 में, 12वीं में मर जाएगा। तो 32 का 12 से 32 के अंदर कहाँ पे मर सकता है, तो कितना साल, यह दूसरा कितना साल में मर सकता है, तो इसका भी कैलकुलेशन बताया गया है। इसका कंडीशंस ऐसा है, 2-3 कंडीशंस है। एक तो पिंडायु का सिस्टम है, इसमें से करते हैं। एक अंशायु सिस्टम है, एक नैसर्गायु। 3 तरीका से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आके क्या करते हैं, पिंडायु सिस्टम। कितना साल एक बंदा जिएगा, ये कोई भी ग्रह, इन्होंने पराशर जी ने क्या किया कि हर ग्रह का उनका एक्सपीरियंस और दिव्य दृष्टि से हर ग्रह के लिए कुछ ईयर्स दे दिया है। 7 ग्रह तो सबके पास, सबका कुंडली में रहता है। अगर 7 उच्च में है, 7 ग्रह उच्च में है तो उसका 127 ईयर्स एज है जनरल, और उसमें रिडक्शंस वगैरह आएगा। अभी तो ये करते हैं 19 ईयर्स, 25 ईयर्स। मार्स है, मार्स का 15 साल, 12 साल, 15 साल, ऐसा करके कैलकुलेट करके उन्होंने दे दिया। तो ये सब उच्च में रहता है तो 127 ईयर्स। तो अब उच्च का 7वीं भाव होता है नीच। नीच में अगर कोई भी ग्रह है, आपको कैलकुलेशन टाइप में आपका पार्ट में है ना, सारे ये डाल दोगे। अगर कोई नीच में है, ये बन जाएगा आपको इसका आधा। उम्र, तो अब इसको गिनती करोगे, सारे नीच में है तो कम से कम वो 63 ईयर्स बचेगा, अगर कुछ रिडक्शंस नहीं है तो। रिडक्शंस कैसे है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 120 सारे उच्च में है। हाँ जी, गुरु जी, कुछ ऊंच में है और कुछ नीच में है, तो फिर? हाँ तो जो उसी हिसाब से उच्च में है तो ये ले लोगे, नीच में है तो ये ले लोगे। अच्छा, बस 2 ही कंडीशन है इसमें? नहीं, और भी यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं वही बताने वाला हूँ, बीच में क्यों है यार। उच्च में है तो 19 ईयर्स है, अगर वो सन नीच में है तो 9.5 ईयर्स आपका कुंडली में गिनने में ले लोगे। अब उच्च में भी नहीं है, नीच में भी नहीं है, उच्च से 7वीं भाव में नीच में आता है। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना कितना आएगा, यहाँ पे रिडक्शंस कर देते हैं। तो कितना करना है, 1 2 3 4 5, इन दोनों का डिफरेंस इसमें डिवाइड करना है आपको, सिंपल।
तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 19 माइनस 9.5 इक्वल टू कितना है, 9.5 ईयर्स के बीच में है। जैसे जैसे ये नेक्स्ट भाव में चले जाएगा 9.5 को इतना 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर दो, इक्वल टू ए डिवाइड बाई 5, 1.9 ईयर्स। तो हर भाव में तो 19 ईयर्स उच्च में है, इसमें से 1.9 ईयर्स रिड्यूस करो, 17.1 हो गया। अगर इस भाव में उच्च के अगले भाव में चला जाता है तो वो हो जाता है 17.1 ईयर्स। वहाँ से अगले भाव में चले जाता है ये माइनस 1.9 ईयर्स, 15.2 ईयर्स हो जाता है। वहाँ से चले जाता है ये माइनस 1.9, 13.3, ये माइनस 1.9, 11.4, ये माइनस 1.9, 9.5, 9.5 नीच में, तो यहाँ पे 9.5 आना है, तो कैलकुलेशन कम गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। 9.5 ईयर्स को यहाँ पे कर दिया, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने कैलकुलेशन, ये माइनस 1.9, 17.5 है, ये माइनस 1.9, 15.2, 1.9, कहाँ पे गड़बड़ गई है कैलकुलेशन में? चंद्रप्रकाश जी बताओ कैलकुलेशन कैसा है? ये 9.5 होना है, यहाँ पे आके आधा होना चाहिए। तो कितना कितना रिड्यूस करना है यहाँ पे? आपने 9.5 को 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड किया ना सर? 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड किया, 6 में डिवाइड करना है ना, गलत जी कर दिया। हाँ 6 में डिवाइड करना था। नहीं, 1 2 3 4 5। ना ना, यहाँ पे 6 में डिवाइड करना था, तब आएगा। 6 में डिवाइड कर दिया तो 1.58, 1.58 मतलब इक्वल टू 19 माइनस 1.5833। सेम अगर ले लेते हैं यहाँ पे 1.58933, 5833, 5833। थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं कैलकुलेशन का। इक्वल टू ये माइनस 1.5833, 9.5 आ गया। तो 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसी हिसाब से आपको इतना साल कम होता रहेगा। सेम ऐसे इसको है ना 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 25 माइनस 12 जो आएगा डिवाइडेड बाय 6। तो ये अगर उच्च में है सन 19 ईयर से, उच्च के अगले नीच के साइड जा रहा, तो या नीच में है तो 9.5 ईयर्स, वहाँ से उच्च के साइड जा रहा है तो नेक्स्ट का इसमें 11। तो सन कहाँ पे है, उच्च में है, सन उच्च में कहाँ एरिस पे है? एरिस में मेष राशि में। तो फर्स्ट भाव में अगर ये रहता है तो 19 ईयर्स है, सन सेकंड भाव में रहता है तो 17 ईयर्स है, आपका इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। और थर्ड भाव में रहता है तो 15, चौथा भाव में रहता है तो 14, ये ऐसी आपका ईयर्स है। सारे ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट करके टोटल कितना आ रहा है वो कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। आप इसी हिसाब से कैलकुलेट करो आप। तो इसका भी अगर देखा जाए इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 6 तो 2, 6 में 2 साल हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पे इक्वल टू ये माइनस ये, के 48 में चला जाएगा, ये 47 पे डालना पड़ेगा।
ओके 47। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन डाल दो, तो ये आपको आ जाएगा। तो आप ये जो कौन सा भाव में है, उच्च से कौन सा भाव में है, नीचे कौन सा भाव में, वो देख के है ना। ये यहाँ पे 2 3 4 ऐसा मत करना। उच्च के बाद ये उच्च को फर्स्ट, उच्च का फर्स्ट गिनना, और वहां से वैसे उच्च को फर्स्ट गिन के है ना 2 3 4 5 6 उच्च से देख के है ना वो सारे डाल देना, आपको पता चल जाएगा। ये तो क्लियर है यहाँ तक। जी। तो यहाँ पे हाँ जी। आपको टोटल ईयर्स आ जाएगा, कितना साल जीने वाले हो। तो इसके बाद क्या करना है, कुछ रिडक्शंस निकालनी है हमें। रिडक्शंस, अगर कोई भी ग्रह इसमें अस्तंगत पोजीशन में है, असंगत हो गया, तो उसका है ना, उसका जितना साल आ रहा है, फॉर एग्जांपल नीच में है, ये उच्च में है 19 ईयर्स है, ये कहीं पे भी फोर्थ, उच्च से फोर्थ में है, तो 14 साल ये सन आपको उम्र देगा। मगर सन कंबस्ट नहीं होता है, तो ये मेर्कुरी है। तो मेर्कुरी अगर कंबस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल मेर्कुरी का जो भी है वो ले लोगे, 12 साल है उच्च में, मेर्कुरी उच्च में है, मगर वो कंबस्ट हो गया, तो ये 6 साल ही देगा आपको उम्र, ऑफ हो जाएगा। तो जो टोटल आपने ग्रहों का ये पोजीशंस के हिसाब से निकाला, तो उसमें से उतना उसका जो देती है, उसमें से मेर्क्यूरी का उतना निकालना है। जो जितना भी कंबस्टेड है उनका कंट्रीब्यूटेड ईयर्स को आधा आधा करके वो उसमें निकालनी है। उसके वो समझ में आ गया पॉइंट। अगर सारे उच्च में है, 120 ईयर्स है, फॉर एग्जांपल वेनस कंबस्ट हो गया, या सैटर्न कंबस्ट हो गया, अस्तंगत हो गया, तो इसका 10 साल घटा दो इसमें से, ये 10 साल ही देगी ना, वहां पे 10 साल देती है तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, 117 हो जाएगी। ऐसी जो जितना भी है, मगर इसमें है ना कंडीशंस, ये एक एक्सेप्शन है, सैटर्न एंड वेनस इज एक्सेप्शन। ये दोनों अस्तंगत हो गया तो भी वो पूरा दे देंगे। जुपिटर, मेर्क्यूरी, मार्स, मून, इनका अस्तंगत जो भी हो गया, उनका कंट्रीब्यूशन का ईयर्स में आधा देंगे। आधा का मतलब टोटल ईयर्स को आधा रिड्यूस करोगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, शत्रु क्षेत्र हरण। शत्रु क्षेत्र में अगर रहता है तो उस टाइम पे उनको 1/3 ऑफ द कंट्रीब्यूटेड ईयर्स, वो कहां से निकालनी है, अस्तंगत हरण। ये कंप्लीट होने के बाद एक एक स्टेप सारे करना है, ये पूरा इसमें से निकालोगे नहीं है। 127 ईयर्स आ गया आपका, उसके बाद अस्तंगत हरण कर दोगे, अस्तंगत रिडक्शन कर दोगे। अगर किसी का भी 10 ईयर्स यहाँ से रिड्यूस हो गया, 117 आ गया रिड्यूस होके, 117 हो गया, तो इसमें से आपको घटाना है 1/3 ऑफ द कंट्रीब्यूटेड एज। किसी का भी होता है शनि शत्रु स्थान में है, 1/3 मतलब 6.33, इसमें से 6.33 ईयर्स काट दोगे, तो 104 हो गया। आया समझ में? ये इसमें भी एक्सेप्शंस है। ये असंगत हो गया, ये शत्रु क्षेत्र में है, 1/3 ऑफ द कंट्रीब्यूटेड आफ्टर असंगत हरना। एक्सेप्शंस है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को आप वो घटाओगे नहीं, इनका कहना है। अगर कोई भी शत्रु क्षेत्र में है मगर रेट्रोग्रेड नहीं हो गया है, रेट्रोग्रेड हो गया मतलब वक्री में है, तो उसका घटाओगे नहीं। यहाँ पे कंबस्टेड है मगर शत्रु शनि शुक्र को कंबस्शन का इफेक्ट में घटाओगे नहीं। ये दोनों कंडीशंस है। ये रिडक्शन भी समझ में आ गया ना। तो तीसरा रिडक्शन है चक्रवात हरण। चक्रवात हरण मतलब 7वें भाव से 12वें भाव तक अगर कोई भी ग्रह है रहता है, अगर वो ग्रह अशुभ है, नेचुरल मेलफिक है, उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन है 12वीं में है तो उसको हटाना पड़ेगा आपको। 11वीं में है तो उसका कंट्रीब्यूटेड ईयर्स यहाँ तक होने के बाद, शत्रु क्षेत्र हरण तक होने के बाद जितना भी है उसमें से आधा हो जाएगा। 10th भाव में है अशुभ, 1/3 हो जाएगा, 1/4, 1/5, 1/6 हो जाएगा। इसी हिसाब से 7 से। अगर शुभ है तो 1 2 1 से ऑफ, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/10, 1/12 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो उम्र कम हो जाएगा, ऐसे सोचोगे। तो यहाँ पे भी अगर किसी भी घर में
ज़्यादा ग्रह हो जाता है, तो उनमें से ज़्यादा जो है मजबूत है, का मतलब जो शक्तिवान है, बलवान है, सिर्फ उसी का ही रिड्यूस करोगे चक्रवात हरण में, और किसी का रिड्यूस नहीं करेंगे। अगर 3 है किसी भी भाव में, 12वीं में 3 है तो तीनों का पूरा निकालोगे नहीं, तीनों में से जो बलवान है उसका ही सिर्फ निकालोगे आप। यहाँ पे लिख लिया आप, भूलोगे ऐसा नहीं है। जब एक घर में कई ग्रह होते हैं तो केवल सबसे मजबूत ग्रह योगदान आयु में कमी का कारण बनता है। यह हिंदी सही है? तो मैंने जो बताया उसी को रिप्रेजेंट करती है ये, क्या लगा चंद्र प्रकाश जी? चंद्र प्रकाश जी हाँ सर, क्लियर ही हो रहा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है? ना। यहाँ पे तो ईयर्स का कितना भी है वो निकाल दिया आपने, सारा ठीक है। ग्रहों का है। हाँ जी। इसके बाद अगर कोई भी ग्रह अस्तंगत है, ये इसका गिन लिया आपने, 127 ईयर्स आ गया, फॉर एग्जाम्पल ठीक है। मान लेते हैं 127 ईयर्स आ गया। कोई भी ग्रह अस्तंगत है, सैटर्न, शनि, वीनस, शुक्र के अलावा मर्क्यूरी फॉर एग्जाम्पल अस्तंगत है, ये देती है हमारा 12 साल, मगर इसके इसमें 6 साल घटाओगे जी तो कितना हो गया? 117 121 हो गया। इसके बाद शत्रु क्षेत्र में कोई भी है क्या देख लोगे। अगर कोई भी शत्रु ग्रह में, शत्रु क्षेत्र में है, फॉर एग्जांपल वेनस शत्रु क्षेत्र में है, तो क्या होता है कि 1/3 कंट्रीब्यूशन, तो ये 7 साल घटाओगे यहाँ से, ठीक है। 121 से 7 साल घटा दिया, 114 हो गया। उसके बाद चक्रवात हरण, कोई भी ग्रह इसमें है 7 से 12, तो 1/6, 1/5, 1/4, ये उतना है। अगर कोई भी ग्रह 12वीं में है, उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल जुपिटर ही 12वीं में है, जिसका जितना भी कंट्रीब्यूशन 15 साल है, 15 साल घटाओगे यहाँ से, इसमें से 15 साल घट जाएगा, कितना होगा? 99 हो गया। 12वीं में है तो वो अशुभ, ये गुरु तो अशुभ नहीं है, शुभ है, ऑफ ही कटेगा। ठीक है, यहाँ पे जो अशुभ मतलब नेचुरल बेनिफिट्स, शुभ मतलब नेचुरल बेनिफिट्स, तो उसी हिसाब से घटना पड़ेगा। अगर एक ही भाव में सारे हैं, 12वीं भाव में ही सारे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सारे हैं, तो सारे जीरो नहीं होगा, सारे जी उसमें से जो बलवान है, मजबूत है, सिर्फ उसी का ही घटेगा, बाकी का ऐसे पड़ा रहेगा। अब क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। हाँ ठीक है। इसके बाद आता है और एक डिडक्शन, ये जो उम्र ज़्यादा हो जा रहा है ना यहाँ पे, तो और कम कर रहे हैं इन्होंने। क्रूरोदय हरण, क्रूरोदय हरण मतलब जन्म टाइम पे क्रूर ग्रह आपके पास है लग्न में, क्रूरोदय जब उदय किया का मतलब जन्म हुआ, तो क्रूर है, क्रूर ग्रह जब कोई भी है वहाँ पे, यदि लग्न में किसी भी अशुभ ग्रह एक क्रूर ग्रह हो जाता है तो ये लागू होता है। ये यहाँ तक होने के बाद ये अप्लाई करोगे इसको, क्रूर ग्रह को। इसको कैसे करते हैं यहाँ पे? कन्वर्ट द डिग्रीज एटसेट्रा द लग्न टू मिनट्स। तो फॉर एग्जाम्पल लग्न का हर एक ग्रह उनका जितना भी है, कन्वर्ट द डिग्रीज एटसेट्रा ऑफ द लग्न इनटू मिनट्स। लग्न अगर 20 डिग्रीज में है मान लेते हैं, तो इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, तो 120 मिनट्स हो गया इसका, है ना? 20 डिग्रीज में लग्न है तो 120 मिनट्स हो गया। मल्टीप्लाई द अबोव मिनट्स बाय एज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच प्लैनेट। तो इसको है ना, हर ग्रह जितना भी कंट्रीब्यूट किया ऊपर, उससे कैलकुलेट करना है। सन 19 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल है, 19 इंटू 120 मिनट्स, ये सब कैलकुलेट करोगे यहाँ पे। ये एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आया हुआ है ना, उसको 21,600 से डिवाइड करोगे, डिवाइड द वैल्यू ऑब्टेन बाय चक्रवात हरणा। चक्रवात हरणा के बाद जो आता है उसको है ना 120, ये 21,600 कहाँ से आता है कि मतलब पूरा चक्र है, सॉरी पूरा चक्र है 360 डिग्रीज है, 360 डिग्रीज इंटू 60 मिनट, 21,600। तो ये सारे मिनट्स में है। लग्न को आप क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। इस मिनट्स को हर ग्रह का कंट्रीब्यूटेड ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है,
सन अगर आप 127 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, हाँ जी 127 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 127 और सारे ग्रह कंट्रीब्यूशन तो यही है। नहीं नहीं नहीं, हर प्लैनेट का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। यहाँ पे लिखा है, ये देखो पॉइंट पढ़ लेना, पॉइंट समझ में नहीं आता तो बाद में आप कैलकुलेट करोगे तो मगर पॉइंट समझ में नहीं आता तो पूछ लेना है। मल्टीप्लाई द अबव मिनट्स बाय एज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच प्लैनेट। आपने सब ऊपर लिखा तो है इस प्लैनेट की हाँ तो 19 है वो, 19 सन का क्या है 19 ईयर्स है, 19 इंटू 120 मिनट्स जी 2280, ऐसे सारे ग्रहों का निकालोगे जो आ गया। टोटल ईयर 127 आए ना वो, जो आपने सन और सबके जोड़े हैं, और सीधे हाँ 127 से हाँ सही है, मैथमेटिक्स एक में सौ तो सत्ताईस से सही मल्टीप्लाई बात, कर लें इसको। राइट 127 अगर उच्च में है तो सारे हैं जी इंटू 120। आप ये मान के चल रहे हो सारे उच्च में है, कोई भी ऊपर रिडक्शंस नहीं है, तो इसको ना इस पे डिवाइड करना है। ये 127 ईयर्स, हाँ इतना ही आ रहा है। ये आ जाएगा 0.71 आ गया, 0.7, ठीक है। द कोएफिशिएंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल आयु ऑफ, यहां तक जितना भी आयु आ गया आपको चक्रवात हारने के बाद आपको 7 महीने 0.7 ईयर्स, आपको 7 महीने नहीं आएगा, 0.7 ईयर्स मतलब 8 महीने कुछ 4 महीने, 8 महीने 4 दिन कुछ आएगा, इतना रिड्यूस करना है। ये सिर्फ क्रूरोदय हरण है उसमें से रिड्यूस करना है। चक्रवात हरण तक तो आपको पता चल गया, यहाँ तक जितना भी आयुष आ गया तो ये अप्लाई करोगे वहाँ पे। तब ये कंडीशन क्या है, लग्न में अगर क्रूर ग्रह होता है तो इसलिए क्रूरोदय हरण, तो 0.7 ईयर्स आप वहां से उस उम्र से रिड्यूस करोगे, इसी हिसाब से आपको पूरा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन सर अगर लगन में क्रू ग्रह बैठा हुआ है तो वो उसका तो होगा नहीं, उसकी एज हमें हटानी पड़ेगी फिर। हाँ वो सारे हटाने के मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ले लिए, सारे उच्च में ही वन मान लो। नहीं होने का ही नहीं, सारे उसमें होने के नहीं, जब पाप होने ग्रह के बैठा नहीं होगा है तो। तो आपने सीधा 127 लेने के लिए बोल दिया ना, तो ले लिया मैंने। ये एक एक ग्रह को आपका कुंडली का, कोई भी कुंडली का हिसाब से वो कहाँ पे बैठा है उसी हिसाब से कैलकुलेट करके ये ऊपर जितना भी हरण है, अस्तंगत हरण, शत्रु हरण, शत्रु क्षेत्र हरण और चक्रवात हरण, ये तीनों निकाल के उसके बाद इस पे आना है। अगर क्रूर ग्रह है तो दोबारा आपका कंट्रीब्यूटेड ईयर्स जो है, ये सिर्फ ये एग्जाम्पल के दौरान पे यहाँ पे उच्च में लेके ले लिया 127, आपने वो जो 127 नहीं लेंगे ना, सारे उच्च में नहीं होता है। अगर उच्च में नहीं होता है तो ये तो अप्लाई नहीं होगा, जी जिसका अप्लाई होता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आपको उम्र का कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे कहना वो है। मगर इसका भी कंडीशंस है। इफ मेलिफिक्स ऑक्यूपाई द लग्ना बट देर इज ऑल्सो बेनिफिक एस्पेक्ट ओनली ऑफ रिडक्शन, मेलिफिक ऑक्सीपाई ये तो अप्लाई होता है। ये कंडीशन क्या है, लग्न में मेलिफिक है तो है ना, फिर भी अगर इसके ऊपर शुभ दृष्टि है तो क्या है कि जो इसके साथ डिवाइडेड बाई 21,600 निकालते हो ना, उसमें से आप ही आपको रिडक्शन करना है। ये बहुत कम ही आएगा, मंथ्स में आएगा, तो मंथ से क्या फर्क पड़ने वाला है, इतना उम्र का तो उतना रिड्यूस करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है कि ये if the lagna is occupied by both malefics and benefics, the planet nearest to the cusp, दो तीन ग्रह है, क्रूर ग्रह है या मेलिफिक बेनिफिक्स भी है लग्न में, तो कंबाइंड बहुत ज्यादा होता है, तब जो हाईएस्ट डिग्रीज है, जिसका हाईएस्ट डिग्रीज है उसमें से निकालनी पड़ेगी, उसी को कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ये कंडीशन से क्रूरोदय हरना। अगर लग्न में तो क्रूर ग्रह नहीं है, खाली है या बेनिफिक्स है, तो इस कंडीशन को आप अवॉइड करोगे। इसी हिसाब से आपको पिंडायु का पूरा, पिंडायु के हिसाब से आप कितना साल बंदा जिएगा वो पता चल जाती है। ये पराशर जी का कैलकुलेशन है। और एक कैलकुलेशन है इनका अंशायु। मैंने सोचा आज एक कुंडली भी कर देते हैं, तो ये कल करते हैं। चलो
आयु का क्लियर करते हैं। अंश आयु, इसमें क्या है कि कन्वर्ट द साइन डिग्रीज मिनट्स ऑफ प्लैनेट्स लॉन्गिट्यूड एज वेल एज द कस्प ऑफ द लग्न इनटू मिनट्स। इसमें सबको है ना मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स में कन्वर्ट करके कन्वर्ट द साइंस डिग्रीज एंड मिनट्स ऑफ प्लैनेट्स, हर प्लैनेट का मिनट्स में कन्वर्ट कर दोगे। फर्स्ट पॉइंट तो फॉर एग्जांपल डिग्रीज ये फर्स्ट कुछ भी है इसका 10, अच्छा ये वो पूरा लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट भाव में है 20 डिग्रीज में है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 20। मून सेकंड भाव में है 1 2 3 उसी भाव में मान लेते हैं। 30 40 कहाँ से आएगा? 15 डिग्री में, 12 डिग्रीज में, 11 डिग्रीज में कुछ भी है। तो आप ऐसे कर दिया तो इसका है ना मिनट्स में कन्वर्ट कर दोगे। मिनट्स 00 मान लेते हैं। जो भी है आपका इसमें डाल देना किसी भी कुंडली का। ये डालूं? ये सर कस्प क्या है? CUSP क्या मतलब है इसका? कस्प मतलब, हाँ कस्प मतलब वही ग्रह है। एक्चुअली कस्प का कॉन्सेप्ट आता है कि लास्ट पार्ट ऑफ ये 1 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो इनका लास्ट पार्ट, इनका फर्स्ट पार्ट, ये दोनों को मिलके लास्ट पार्ट को ये कस्प बोल देते हैं। फर्स्ट ग्रह का कस्प बोलते हैं। मगर ये यहाँ पे कस्प मतलब यहाँ पे आ जाता है इस कॉन्सेप्ट में। कस्प मतलब वही है, लग्न है, या जिस भाव में है वो है भाव। सिर्फ आपको यहाँ पे भाव ही लेना पड़ेगा। ठीक है सर। सन यहाँ पे इनका सन मून है, यहाँ पे आ गया 27 9 1960। ये क्या है? अच्छा ये डिग्री से लग्न। कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो वहां से डिग्रीज डाल दो। यहाँ पे जो भी है डिग्रीज डाल के उसमें है ना डिग्रीज मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। उसको डिवाइड दे, ये यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। समझ में नहीं आता आप कैलकुलेट कर दो, नहीं आता है तो बता देना, या अभी टाइम लगेगा इसका। कन्वर्ट द साइंस डिग्रीज एंड मिनट्स ऑफ प्लैनेट्स लॉन्गिट्यूड एज वेल एज 1 का कर देता हूँ, रुको। सन का अगर ले लेते हैं, इसमें सन कहाँ पे है? 27 डिग्री कहाँ पे है? सन 5th में है, तो मतलब 5 पार हो गया। 5 पार हो गया मतलब कितना हो गया? यहाँ पे 5 पार हो गया 150 डिग्री हो गया। 150 डिग्री प्लस 27 177 डिग्री। यहाँ पे मून कहाँ पे है? मून 10th में है, 9 पार हो गया। 9 पार हो गया मतलब 270 प्लस 12 डिग्री, तो इतना है। तो ऐसी सारे ग्रहों का अगर आप निकालोगे आयु में, यहाँ पे सन मून का निकाला मैंने, इतना आ गया। मिनट्स 00 मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसको डिग्री मिनट्स में ले लोगे। डिग्री मिनट्स में क्या है? 177 डिवाइड ईच ऑफ द अबव सेपरेटली बाय 200 एज वेल एज द कस्प टू लगना इनटू मिनट्स। यहाँ पे क्या लेना है आपको? इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, इक्वल टू कहाँ है? इनटू 60। इसको यानी 200 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड से करने के बाद जो आता है यहाँ पे है, आपको लॉजिक यहाँ पे लगता है, यहाँ पे -12 कोएफिशिएंट का मतलब 53 ईयर्स ये सन आपको देती है। इसका अंश आयु के हिसाब से इसका 200 से डिवाइड करते हो तो 53 ईयर्स ये देती है। मगर 53 ईयर्स क्या करना है? यहाँ पे 53 ईयर्स इसमें से 12 कोएफिशिएंट का मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय 2 स्टेप्स गिवन। द कोएफिशिएंट इज मोर देन 12 रिड्यूस मल्टीपल ऑफ 12 लिखा है। मल्टीपल ऑफ 12 का मतलब 53 से मल्टीपल्स ऑफ 12 मतलब 12 4 48। तो यहाँ पे निकालोगे 12 4 48, 12 5 60 हो गया है। 53 है ना, यहाँ पे 53.1 माइनस 48 करोगे यहाँ पे।
तो 5 ईयर्स इसका आपको रिप्रेजेंट करती है, इसी हिसाब से करना है। ये समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है? यहाँ पे कोई भी इसका देख लेते हैं, 282 मतलब 84 ईयर्स, मून देयर एट 84 ईयर्स, बहुत लंबा उम्र है, ऐसा नहीं है कि 84। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 का मल्टीपल्स क्या है? 7 टाइम्स है ना, 12 7 आर 84। तो यहाँ पे उतना रिड्यूस करोगे, 84.6 माइनस 84.6, 6 ईयर्स हो गए, 0.6 और 7 मंथ्स हो गया। सर 7 ही तो रिड्यूस करना था हमको। 7 नहीं रिड्यूस, मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वही एक आपको देखना है, मल्टीपल्स ऑफ 12 मैंने क्लियरली लिखा, if the quotient is more than 12, reduce multiples of 12 to obtain the number of years. तो multiples of 12 तो जितना ऊपर वाले 0.1 आएगा फिर 0.1 कहाँ से आएगा? 53.1 पे। हाँ, जो 12 4s are 48, 12 5s are 60, तो 53.1 माइनस 12 4s are 48 निकालोगे, 5.1 आ गया। अच्छा 12 से तो 84.6, ठीक है सर। तो उसी हिसाब से आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। रिमाइंडर जो आता है 2 में से 200 से डिवाइड कर दिया तो 56 आ गया ना, जो रिमाइंडर आता है ना वो मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो इतने साल ये सारे प्लस मंथ्स, ये जो रिमाइंडर इसका आ गया उस मंथ्स सारे ऐड करके तब आप टोटल लाइफ स्पैन कंट्रीब्यूटेड पर ये आ जाता है। तो बहुत कम है ना ये जी। कैलकुलेशन तो समझ में आ गया ना? हाँ जी। तो किसी को भी मिनट्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद 200 से डिवाइड करना है, उसके उसमें से 12 का मल्टीपल सारे निकालनी है। तो निकाल दिया तो ये आ जाएगा, इसका पूरा हो जाएगा। अब बहुत कम ही आएगा, 30-40 साल आगे मान लो। इसके बाद जैसे वहाँ पे रिडक्शंस है, ऐसे अंशायु में क्या है? एडिशन है, भरण है, वहाँ पे हरण है, यहाँ पे भरण है। अगर कोई एक्साल्टेशन रेट्रोग्रेशन में हो जाता है, रेट्रोग्रेशन वक्री हो या उच्च में हो, एक्साल्टेशन उच्च है, यहाँ पे उच्च में हो या वक्री में हो, तो आपको क्या करना है? 3 टाइम्स उसको ऐड करना है। जो कंट्रीब्यूटेड यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मून उच्च में है तो इसको ये हो जाएगा 1.8 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स का उच्च में है तो सीधा हो जाएगा 15.3 ईयर्स। ट्रिपल करना है तो ये एडिशन है, एक्साल्टेशन ये उसमें रेट्रोग्रेशन में। तो या दूसरा वर्गोत्तम, वोन हाउस, वोन नवांसा, वोन द्रकोणा, ये सब हो जाता है, डबल करना है उनका एज। अगर ज्यादा एक ही में ज्यादा आ रहा है, एक ही द्रकोणा में ज्यादा आ रहा है, तब क्या करना है कि जो हाईएस्ट जो है उसी का ही लेना है। हाईएस्ट ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन जिसका है, जो हाईएस्ट ईयर्स दे रहे हैं आपको, सिर्फ उसी का ही डबल या ट्रिपल करोगे आप। डबल करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे, बाकी का नहीं करोगे डबल, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया कैलकुलेशन? तो हाँ जी, कैलकुलेशन समझ में आया। हाँ, ये अप्लाई जब करोगे तब आपको एक आइडिया आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज वगैरह लेना है। आराम से बैठ के 15-20 मिनट डिग्रीज लगा के कन्वर्ट करके देख लो। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो अभी आपको क्या करना है? अंशायु, एक ही कुंडली लेके अंशायु में अप्लाई करोगे और उसी को लेके इसमें अप्लाई करोगे, पिंडायु में, ठीक है। दोनों सही आ रहा है, एक ही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, और नैसर्गिक में करोगे एक ही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, एक बार वो देख लो, पता चल जाएगा। तो ये कहाँ पे आ गया हम? ये यहाँ पे है। ये तो एडिशन में भरण है, एडिशन है, और हरण भी है। हरण का है पिंडायु में जो भी हरण बताया हमने, रिडक्शंस। असंगत है तो 3 टाइम्स निकालो, तो 12वीं भर घर में है तो पूरा निकालो, वो कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होता है। दीज आर सिमिलर टू दोस ऑफ पिंडायु कैलकुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे क्रूरोदय
एक क्रूरोदय डिडक्शन इज नॉट अप्लाइड हियर, ये भी पॉइंट पढ़ लेना पूरा, ठीक है। तो ये है आपका अंशायु। और तीसरा आ जाता है नैसर्ग आयु। तो यहाँ से ईयर्स ऑफ जितना काल जितना उम्र है वो पता चल जाती है। नैसर्ग आयु क्या होता है कि ये ऑलरेडी इसमें ईयर्स अलग से दिया हुआ है, सन 20, मून 1, मार्स 2, ऐसा करके डिफरेंट ईयर्स दिए। सैटर्न देखो 50 साल दिया हुआ है। ये टोटल कितना हो जाता है आपका 120 ईयर्स हो गया। नैसर्गिक आयु में 120 ईयर्स का ऐसे ऐसे उम्र डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें क्या है कंडीशंस, आपका कुंडली देखते ही इफ द लग्न इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा ये तीनों में से कौन सा अप्लाई करना है वो बता रहे। जैसे ऊपर अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु के लिए, पूर्णायु के लिए 3 ग्रुप्स निकाल के वो कंडीशंस बताया कि कौन सा कंडीशन में कहाँ पे है। लग्न में चंद्र है तो आपको 2 यूज करो, नहीं है तो अगर डिफरेंट दिखाता है तो 3 यूज करो, या तीनों में से जो से ज्यादा जो दिखाता है वो यूज करो। ऐसे ही यहाँ पे अगर लग्न स्ट्रॉन्ग में है, अंशायु अप्लाई करना है। अगर सन स्ट्रांग है, पिंडायु अप्लाई करना है। अगर मून स्ट्रांग है, नैसर्गायु ये सीधा अप्लाई करना है। तो आपको कंपेयर कैसे करने, स्ट्रांग कैसे करता है कि स्ट्रांगनेस देख लो। और तो ये इसके अलावा भी दूसरा स्ट्रांग है तो इसको किसी से कंपेयर करोगे तभी स्ट्रांगेस्ट बताओगे। तो इन तीनों को ही कंपेयर करो आप, लग्न, सन, मून, इन तीनों को कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करके तीनों में से जो स्ट्रांग है तो उसी कंडीशन से आप ले लो। फिर भी आप ये छोड़ के आपको सारे उसमें अप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, उसका कंपैरिजन कर देना तीनों में, ठीक है। नैसर्गिक आयु का तो कुछ कैलकुलेशंस नहीं है, सीधा ये डाल देने का। चंद्र अगर स्ट्रांग है तो इतना 120 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले तो अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु तो बता दिया, बाद में कितना साल वो भी पता चल गया। अब होता है कि कौन सा दशा में हो सकता है, ये तीनों का तो मेलताल होना चाहिए, कौन सा दशा में हो सकता है। तो सिर्फ 4 पॉइंट है, ये बता देते हैं, टाइम भी हो रहा है तो ये पढ़ लेना आप सीधा। तो दशा कैसे निर्णय करते हैं कि इफ द ऑर्डर ऑफ विंशोत्तरी मेन दशा, विंशोत्तरी दशा का ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब सन मून के बाद मार्स, बाद में 120 ईयर्स विंशोत्तर दशा का जो ऑर्डर है वो कौन सा है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु। उस ऑर्डर में जब करोगे, 4th दशा आपका जन्म होने के बाद 4th दशा शनि, 5th दशा मंगल, 6th दशा गुरु, 7th दशा राहु होता है। तो वहां पे मरण का कैन प्रूव फैटल, मरने का चांसेस ज़्यादा है। किसी का भी अंतरदशा जैसे कैलकुलेट कर देते हो, वो किसी ने सूर्य महादशा में अगर जन्म हुआ, सूर्य महादशा में, वहाँ से 4th महादशा पकड़ोगे। 4th महादशा मतलब क्या, कैसा होगा, सूर्य का कितना साल है, सूर्य का 6 साल है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य का ही पकड़ लेते हैं, सूर्य का हो गया आपका 6 साल हो गया। बाद में कौन सा आएगा, चंद्र आएगा, चंद्र का आ गया 10 साल। मगर तो ये अब क्या अप्लाई होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे आना चाहिए हमें शनि। यहाँ पे 4th में, यहाँ से अगर गिनते हैं तो 4th में शनि बोला था ना, यहाँ पे 4th दशा उनको शनि आना चाहिए। शनि कितना साल है, 19 साल है ना। शनि के ऊपर कौन आएगा, शनि के ऊपर कौन आएगा, गुरु आएगा, 16 साल है। गुरु के ऊपर कौन आएगा, राहु आएगा, 18 साल है। राहु के ऊपर कौन आएगा, मंगल आएगा। मंगल कितना साल है, 7 साल है। तो कोई भी मंगल महादशा में जन्म हुआ, उसका शनि 4th ही होगा,
मंगल महादशा में कोई भी होता है तो उनका उम्र कितना हो गया तब? 60 साल तक आसपास है। क्लियर? ये फैटल हो सकता है कह रहे थे। क्लियर हो गया? फोर्थ में अगर फिफ्थ मंगल आ जाता है, फिफ्थ से चला जाओ आगे का पांचवी, फिफ्थ से पांचवी मंगल से पांचवी पीछे से चले जाओ, वहां पे जन्म हुआ, उसी हिसाब से फिफ्थ दशा उनका मंगल आ जाता है, सिक्स्थ दशा गुरु आ जाता है, उसी हिसाब से आपको देखना है। उस दशा में होने का संभावना, मैक्सिमम संभावना है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर ना? जी गुरुजी। नेक्स्ट, विंशोत्तर दशा में कंबस्ट और डिबिलिटेड, नीच में ये अस्तंगत वाला है, सबसे कम बल वाला जो प्लैनेट है। ये अगर थर्ड, फिफ्थ या सेवंथ ऑर्डर में आता है, कंबस्ट, अस्तंगत, नीच, यह सबसे आपको ना ग्रह बल में आ जाता है, सबसे नीच वीक प्लैनेट है। ये प्लैनेट्स अगर थर्ड में का इनका दशा, इनका महादशा, थर्ड महादशा है जन्म होने के बाद, या फिफ्थ महादशा है या सेवंथ महादशा आता है, तो वहां पे उनका मृत्यु होने का चांसेस बहुत है। क्लियर ये पॉइंट? प्रकाश जी क्लियर? हाँ जी ठीक है। तो ये एक बार देखना पड़ेगा आपको ना, उसी हिसाब से कैलकुलेट कर देने का कौन सा इसमें आ गया तो किसका कौन सा आएगा। इसमें से पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि कंबस्ट कहाँ होगा, नीचे कहाँ में होगा, कुंडली देखते ही, मगर ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो इस दशा में जन्म हुआ तो इनका इतना ही उम्र है, ऐसे करके यहाँ से भी उस दशा का बता सकते हो। और कुछ दशा से ऐसा है, चित्रग्रहास बोलते हैं इसको, तो उनका दशा में होने का बहुत संभावना होता है, बहुत सतर्क रहना है। कौन सा है चित्रग्रहास? 8th लॉर्ड, अष्टमाधिपति, 8वीं ग्रह में जो ग्रह है, 8वीं ग्रह में 8वीं भाव में जो ग्रह है, उनका जब भी आता है, 8वीं रिलेटेड का जो भी होता है, 8वीं ग्रह का 8वीं भाव का जो भी रिलेटेड है वहाँ पे है, वो देख रहे कोई या उसका अधिपति, उनका दशा जब भी चलता है, बंदा को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और हमने जब बात किया कि वर्ग चार्ट्स में है ना 2 है, याद है 22 द्रकोण और 64 नवांशा, याद है? यहाँ पे भी लिखा है, वो मारक हो सकता है करके लिखा हुआ है, याद है कि नहीं? देख लो आप, वर्गस में एक बार चले जाओ। प्लैनेट एस्पेक्टिंग 8th हाउस, 8वीं भाव को जो दृष्टि दे रही है, देख रही है, और 8वीं भाव में जो पड़ा है, 8वीं भाव का अधिपति, अष्टमाधिपति, ओनर ऑफ 22 द्रकोण, सेकंड द्रकोण, 22वीं द्रकोण का अधिपति, और ये एसोसिएट ऑफ द 8th हाउस, ये जो भी 8th हाउस का रिलेटेड जो भी है, ये 8वीं अधिपति का, लास्ट में क्या है, 8वीं अधिपति का आदि शत्रु, बद्ध शत्रु। 8वीं अधिपति का आदि शत्रु कौन होता है? 8वीं अधिपति जिस भाव में उच्च में है, उस भाव में जो नीच है, तो वो आदि क्या बोलते, बिटर एनिमी, वर्स्ट एनिमी होता है, उसका दशा में भी मरण होने का चांसेस है। ये दशा का एक उन्होंने कह दिया। ये है कि आयु निर्णय और उसका दशा। ठीक है जी, ये तो बंद करूं? ठीक है सर। हाँ जी डाउट है? हाँ जी। बताइए। नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट शुक्रवार को मैंने ऑलरेडी एक कुंडली ले लिया, वो कुंडली में जैसे कुंडली आता है कि जनरल प्रेडिक्शंस एक एक पार्ट का लेके है ना, क्लियरली लिखा है, तो उसी हिसाब से बात कर देते हैं। ठीक है जी? हाँ जी। ठीक है, नमस्कार जी, धन्यवाद। हाँ। नमस्कार।
नमस्कार सर। नमस्कार।